हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक एलसी ऑक्सीलेशंस की। आपने सुना है कि एलसी ऑक्सीलेशंस क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, एलसी सर्किट का इस्तेमाल जो है हम रेडियोस, टीवीज या वायरलेस कम्युनिकेशन में करते हैं। एलसी सर्किट को रेडियो कम्युनिकेशन में, वायरलेस कम्युनिकेशन में इसको हर्ट भी कहा जाता है कि ये रेडियो का हर्ट है, या ये भी कह देते हैं कि ये वायरलेस कम्युनिकेशन की हर्ट बीट है। कैसे काम करता है एलसी ऑक्सीलेशन, हम समझते हैं इसको। देखिए, मैंने आपके सामने एक सर्किट बनाया हुआ है जिसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है। मैं क्या बोलूँ ऐसा कि ऐसा क्या कर दूँ इस सर्किट के अंदर, आप सोच सकते हैं कि करंट चलता रहे और हमें किसी सोर्स की भी जरूरत ना पड़े। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ये जादू सिर्फ एलसी सर्किट में ही हो सकता है कि बिना किसी करंट के सोर्स के इस सर्किट में करंट चलता रह सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ध्यान से समझिएगा कैसे काम करता है। शुरू शुरू में हमें क्या करना है, इनिशियली हम एक चार्ज कैपेसिटर लेंगे जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, और उसको सीरीज के साथ में एक इंडक्टर के साथ अटैच कर देंगे। राइट, तो क्या होगा, जैसे जैसे कैपेसिटर से करंट डिस्चार्ज होगा तो वो सारा करंट कहाँ पहुंचेगा, इंडक्टर के पास में। अब लगातार कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लग रहा है, कैपेसिटर से चार्ज लीक होने लग रहा है। तो जैसे जैसे कैपेसिटर से चार्ज लीक होगा तो इसमें से क्या पास होगा इंडक्टर के अंदर से, चेंज इन करंट। और चेंज इन करंट से क्या पैदा होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? जब यहाँ तक चार्ज लगातार जाएगा यानी कि करंट जाएगा। क्लियर? उस चेंजिंग करंट से यहाँ पे फ्लक्स पैदा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार बढ़ता रहेगा। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके चारों ओर बढ़ती चली जाएंगी। जैसे जैसे कैपेसिटर अपना चार्ज लीक करेगा इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं इंडक्टर अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लग रहा है ये चार्ज होने लग रहा है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब सारा कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसकी सारी एनर्जी इंडक्टर के पास आ गई, यानी कैपेसिटर का सारा चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो चुका है इनसाइड द इंडक्टर। अब जैसी अब कैपेसिटर तो खाली हो चुका और यहाँ पे सारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेटअप हो चुका। अब क्योंकि यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड था, ये भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड था, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इंडक्शन की वजह से बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, बैक ईएमएफ, सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा ना कोयल का, जब लगातार आप इसमें करंट चेंज कर रहे थे। ठीक है, तो चेंज इन करंट होने की वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, और फ्लक्स में चेंज होने की वजह से अक्रॉस द इंडक्टर यहाँ पे क्या हुआ, एक बैक ईएमएफ इंड्यूस हो गया। तो यानी कि अगर सपोज करो करंट पहले ऐसे जा रहा था, इधर से जा रहा था, अब अपोजिट डायरेक्शन बैक ईएमएफ हुआ ना, जब ये पूरा डिस्चार्ज हो गया यहाँ पे सारी एनर्जी आ गई मैग्नेटिक फील्ड की, और ये चेंज जो मैग्नेटिक फील्ड है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, और ये बैक ईएमएफ करंट को वापस भेज देगा अपोजिट डायरेक्शन में, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। क्योंकि लेंज लॉ क्या कहता है, कोई भी चेंज अपने पे होने वाले चेंज का क्या करता है, अपोज करता है। तो इस वाला इंडक्टर से करंट वापस किस में चला जाएगा, कैपेसिटर में। और ये कब तक जाता रहेगा, जब तक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज ना हो जाए, क्योंकि कैपेसिटर के पास कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की। तो अब ये प्रोसेस वापस चलेगा, तो जब तक इंडक्टर की सारी मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी खर्च नहीं हो जाती तब तक ये करंट वापस चलता रहेगा। राइट, और कब तक चलेगा, जब तक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज ना हो जाए। और जैसे ये फुल्ली चार्ज होगा इसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी होगी। अब ये पहले वाले साइकिल वापस रिपीट होगी। अब कैपेसिटर वापस फुल्ली चार्ज हो चुका, अब ये वापस क्या करेगा, इस चार्ज को लीक करना शुरू कर देगा। जब बाल्टी पूरी भर जाएगी पानी से और आप उसमें लगातार कोई भी चीज ऐड ऑन करते रहोगे तो अब पानी बाहर बिखरेगा कि नहीं बिखरेगा। तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, अब बिखरने के लिए सीरीज में लगा हुआ है, तो इसका चार्ज कहाँ लीक होना शुरू हो जाएगा, वापस इंडक्टर के अंदर। अगेन ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कैपेसिटर पूरा खाली नहीं हो जाता। और कैपेसिटर क्या करता रहेगा, इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाता रहेगा, उसके अंदर लगातार करंट भेज करके। तो स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। जब कैपेसिटर भरा हुआ है तो वो इंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी बनाने में हेल्प कर रहा है। जब उधर पूरी मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी बन चुकी, अब वापस उसने कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये साइकिल लगातार लगातार चलती रहेगी करंट की। तो आप देख रहे हैं ना, एलसी सर्किट में करंट बार बार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, एक स्विंग बन गया, सी शो बन गया, एक बार इधर एक बार इधर, एक बार इधर एक बार इधर। इसी को बोलते हैं हम एलसी ऑक्सीलेशंस। क्या बोलते हैं, एलसी ऑक्सीलेशन। तो जब कोई भी चीज किसी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड क्या करती है, वाइब्रेट करती है, मूव करती है टू एंड फ्रो, तो हम उसी को तो ऑक्सीलेशंस बोलते हैं। भाई पेंडुलम को आप देखो ना, पेंडुलम ऐसे चलता है, तो ये एक फिक्स पॉइंट हो गया, तो इसके टू एंड फ्रो मूव कर रहा है,
तो इसी ये भी तो क्या हो गए, ऑक्सीलेशंस हो गए। तो एक बार करंट ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है, तो ऑक्सीलेशंस हो गए कि नहीं। और जब ऑक्सीलेशंस हो गए तो उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC, राइट। अब देखो टीवी कम्युनिकेशन में कैसे काम करता है ये वायरलेस में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट्स, जो टीवी के अंदर एलसी सर्किट लगा होता है या रेडियो के अंदर या आपके मोबाइल फोन के अंदर जो वायरलेस कम्युनिकेशन में, उसमें क्या करते हैं, ये कैपेसिटर वेरिएबल लगा होता है, यानी कि आप कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इंडक्टर मोस्टली उसमें फिक्स होता है। आपने देखी होगी ना, वो पुराने जमाने वाले रेडियोस में ट्यूनिंग करते थे, चैनल चेंज करते थे। तो जब आप ट्यूनिंग कर रहे हो तो एक्चुअली में कर क्या रहे हो, ट्यूनिंग करते हुए हम कैपेसिटर की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। गिवन एल और गिवन सी होगा तो अलग तरह की फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी। फिर आपने सी बदल दिया तो सी और एल का कॉम्बिनेशन फिर बदल गया, फिर यहाँ पे अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। फिर वापस आपने कैपेसिटेंस को फिर चेंज कर दिया, चैनल चेंज कर दिया, फिर कैपेसिटेंस चेंज कर दी, एल और सी का अलग कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। तो ऐसे हर बार एल सी के अलग अलग जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे उतनी तरह की फ्रीक्वेंसी बनेगी। अब ये रेडियो में कैसे काम करता है, देखो जब आप चैनल चेंज कर रहे हैं, ट्यूनिंग कर रहे हैं रेडियो के अंदर, तो आपने एक एल और एक सी को फिक्स कर लिया तो कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी सेट हो गई। अब उधर से बहुत सारी फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी इस वाली जिस फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी वही फ्रीक्वेंसी आगे पास होगी और वही चैनल आप देख पाएंगे टीवी में या फिर रेडियो पर सुन पाएंगे। क्योंकि जब किसी की फ्रीक्वेंसी किसी अदर की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए, इसी को तो हम बोलते हैं रेजोनेंस। यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाए, मैच हो जाए, तो बॉडी क्या करना शुरू कर देती है, वाइब्रेट करना शुरू कर देती है उसी फ्रीक्वेंसी से। इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस क्रिएट करता है। तो उधर से बहुत सारे सिग्नल आ रहे थे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी आ रही थी उधर रेडियो स्टेशन से। यहाँ पे एलसी सर्किट लगा हुआ था, तो जो फ्रीक्वेंसी इसके पास थी उसने सिर्फ उसको ही पकड़ा और वही पास की, वही स्टेशन हम जो है सुन पाएंगे या टीवी पे वही चैनल देख पाएंगे। तो ये एक तरह से फिल्टर का भी काम कर रहा है। तो एलसी सर्किट को एज ए फिल्टर भी काम करते हैं। और किसको फिल्टर कर रहा है ये, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को, क्योंकि उधर से बहुत सारी फ्रीक्वेंसी आ रही थी, इससे सिर्फ एक ही तरह की फ्रीक्वेंसी को आगे जाने दिया। यानी कि जब हम कोई पर्टिकुलर चैनल देख रहे हैं, मान लीजिए आप सपोज करो कोई भी चैनल देख रहे हैं एक्स वाई जेड, तो उस चैनल की कुछ ना कुछ तो फ्रीक्वेंसी है ना भाई। सिग्नल्स जो आते हैं वो डिजिटल फॉर्म में आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में आते हैं, तो उनकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो आप जो फ्रीक्वेंसी देख रहे होते हैं वो ये एलसी सर्किट डिसाइड करेगा, यानी कि वो चैनल डिसाइड करेगा। इसलिए आपने देखा भी होगा रेडियो स्टेशन को अलग अलग सबको फ्रीक्वेंसी मिली हुई है कि सबके रेड एफएम की अलग है, बिग एफएम की अलग अलग है। तो कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। तो आपकी जो रेडियो है जब आप ट्यूनिंग करते हैं तो वो एक रेजोनेंस क्रिएट करती है एक्सटर्नल सिग्नल्स के साथ में और उसी फ्रीक्वेंसी को आगे आगे भेज देती है। तो इसीलिए हम इसको वायरलेस कम्युनिकेशन की हार्ट बीट बोलते हैं। तो समझ में आ गया। तो इसीलिए मैंने क्या किया, शुरू में क्या किया, यहाँ पे चार्ज दिखाया। तो जब चार्ज दिखाए, चार्ज लीक करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जब ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, मैंने यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिखाया, तो अब सारा का सारा चार्ज किस में कन्वर्ट हो चुका है, इंडक्टर की एनर्जी में, इनसाइड द इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी में। जब अब फिर ये वापस साइकिल रिपीट होती रहेगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। कैपेसिटर इंडक्टर को करंट भेजेगा, जब इंडक्टर के पास सारा चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर खाली हो जाएगा, ये वापस इसको करंट भेजना शुरू कर देगा। फिर ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। अच्छा, प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या होता है, ये एलसी ऑक्सीलेशन कभी रुकते ना, चलते रहते अगर एक कोई यहाँ पे रेसिस्टेंस ना होती। लेकिन फैक्ट की बात ये है, ये एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि देखो जब वाइब्रेशन हो रहे हैं, ऑक्सीलेशन हो रहे हैं, तो जिनका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है उनको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन को अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन। तो वैसे तो आइडियल कंडीशन में एलसी सर्किट के जो ऑक्सीलेशन होते हैं वो अनडैम्प्ड होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकल कंडीशन में जो इंडक्टर होता है वो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस ऑफर करता है। तो रेसिस्टेंस ऑफर करने की वजह से करंट क्या होगा, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो ऑक्सीलेशन जो है डैम्प्ड होने शुरू हो जाएंगे और एक टाइम पे आकर के रुक जाएंगे। इसलिए थोड़े टाइम बाद में फिर हमें उस एनर्जी को ओवरकम करने के लिए एक एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम रेडियो वगैरह में बैटरी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ताकि एक एक्सटर्नल सोर्स बना रहे। बात समझ में आई। तो इस तरह से हम काम करेंगे। प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या होगा, रेसिस्टेंस है तो एलसी ऑक्सीलेशंस क्या होंगे, क्या होंगे,
डैम्प्ड या अनडैम्प्ड, प्रैक्टिकल कंडीशन में जो ऑक्सीलेशंस होंगे वो डैम्प्ड हो जाएंगे, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स की कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस है। आप रेसिस्टेंस को तो 100% खत्म नहीं कर सकते ना, और वो रेसिस्टेंस आपको कौन ऑफर करता है? खुद इंडक्टर ऑफर करता है। तो अगर ये आप ऐसा कुछ करो इनोवेटिव कि आप इंडक्टर की रेसिस्टेंस खत्म कर पाओ, तो ये ऑक्सीलेशन लगातार चलते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और मुझे अपना रिव्यू बताएं, और किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं जिसको मैं सिंप्लीफाई करूँ आपके लिए, वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। मैं उसको कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।